उस थां ते तुसीं जाके आए हो जिथे अजे तक कोई गया ही नहीं सी, उत्थे ते कोई सुख सुविधावां नहीं सीगियां, पैदल जाना सीगा, ते फिर तुहाडे मन दे विच किस तरह दा उस वक्त खौफ सीगा? रात को 1 बजे मेरे को पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गया, मेरे को ऐसा लगा कि ऑक्सीजन नहीं है। मैंने नितेश सर को मैंने उठाया फटाफट कि नहीं उठो, और मेरे को ये था कि वापस, मेरा ये प्लान था कि वापस जाना है, मेरे को ले वापस जाना है, बेस कैंप में नहीं रुकना। बेस कैंप तो पर जाके सानू जिवें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती राती, फिर आप दिन से पहले सोंदे नहीं सी, जे सो भी गए घट्टो घट्ट किधरे अद्धा पौना घंटा बैठे बैठे अख लग जाती मेरे बंदे की। हाँ, अख लगन तो बाद फिर ऐं सीगा उठा देंगे, सोन नहीं देंगे उत्ते, सोने सौस नहीं देंगे कि ऑक्सीजन लेवल घट है, जे दिन च सो गया बंदा राती तंग करेगा एक दूजे हाँ। तो इस तरह समस्या बनी रहती सी। जिन्ना हो सकता सी कोरोना दिन च जागते रहते सी कि रात में ज़्यादा सोईए। हाँ, सानू सब कुछ संपूर्ण दिता है, पर मैनू बोलने की शक्ति या फिर सुनने की शक्ति क्यों घट रखी? कभी रब नाल नाराज़गी ज़ाहिर की है? और मैं कोशिश करती थी कि मैं मशीन ना यूज़ करूं, और क्योंकि मशीन से ये रिकॉग्नाइज होता है, मेरी डिसेबिलिटी विजिबल होती है, बट मेरे भाई ने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हें मशीन नहीं इसको हटाना है, मशीन लगा के रखना है। मैं रोती थी सर, स्टार्टिंग में तो बहुत मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था ये। सर काफ़ी सफरिंग है, हमारी लाइफ ईजी बिल्कुल भी नहीं है, बैरियर हर जगह से है सर, और मैं ये चाहती हूँ कि अचीवमेंट हम करें हर चीज़ में। अब जैसे पहले तो घर वालों को अवेयरनेस ही नहीं है सर, तो हमारी डेफ कम्युनिटी हमें सपोर्ट करती है, वो हमें बताती है कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग चल रही है, ये नेशनल यहाँ पे ये टूर्नामेंट है, यहाँ पे ये कंपटीशन है। में ये फीलिंग आती थी सर कि बैरियर बहुत ज़्यादा है सर, और बैरियर जो है ना, बैरियर इनके पार्ट पे नहीं है, दे हैव लैंग्वेज, दे हैव देयर एक्सेसिबिलिटी, बैरियर है हमारे हेयरिंग कम्युनिटी के पार्ट पे। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाबी लिंक। असी इन्ने क बेशुक्रे हो चुके हैं कि रोज़ सवेरे अख खुलदे ही रब दा शुक्र करन दी थां ते कई अजिहियां चीज़ां नूं लैके शिकवे करने शुरू कर दिंदे आ कि अज साडे कोल आ चीज़ दी कमी है, कल नूं साडे कोल इस तो वध होनी चाहिदी है। जेकर अज साडे कोल छोटी गड्डी है तो कल नूं साडे कोल वड्डी गड्डी होनी चाहिदी है। साडे कोल कई वारी रब ने जो कुछ दिता असी उसनूं भुल भुला के ते होर ही चीज़ां पासे तुर पैंदे आ। असी कदी ख्याल नहीं किया कि रब ने सानूं 2 अखां यानी कि 2 नेत्र बहुत सोहणे दिते ने, साडी रोशनी बाकमाल है, जिसनूं देख के असी किते भी कुछ भी कर सकते हैं। रब ने सानूं हत्थ पैर दिते ने, असी जिवें चाहिए उसका इस्तेमाल करके जिंदगी दे विच अगे वध सकते हैं। साडे कोल सब कुछ है, असी सुन सकते हैं, असी देख सकते हैं, असी बोल सकते हैं, पर फिर भी असी शिकवे करते रहने हैं। असी कभी भी उस पासे ख्याल नहीं किया कि ਜਿਹੜੇ लोग इन्हां चीज़ों तो असमर्थ ने, भाव कुछ लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर इसके बावजूद उन्हां दे हौसले इन्ने बुलंद किवें ने? अज साडे विच अजिहे ही कुछ खास व्यक्ति बैठे ने जो दिखण दे विच सारे ही साडे वर्गू है, और पर साडे तो किते वध बाकमाल ने। वो इस करके क्योंकि असी सब कुछ होने के बावजूद भी किते ना किते नुक्स कढ़ते रहने आ, पर शाबाश है उन्हां नूं जां सलाम है उन्हां नूं जिन्हां कोल बेशक उन्हां चीज़ां दी रब ने किते ना किते हल्की जी घाट रखी है, पर गुणवत्ता जिहड़ी आ साडे नालों किते वध उन्हां दे विच दित्ती हुई है। सो मेरे नाल इस वक्त कुछ लोग वो ने जिन्हां नूं सुनदा नहीं है, कुछ लोग वो ने जिन्हां नूं दिखता नहीं है, कुछ लोग वो ने जिहड़े बोल नहीं सकते ते सुन भी नहीं सकते, पर इसके बावजूद वो अजिही चोटी ते उत्ते फतेह करके आए ने जिस चोटी दे उत्ते अज तक कोई नहीं गया। लेह लद्दाख तो भी अगे दी चोटी है, उत्थे की कुछ खास किया, किसने इस दे विच उन्हां दी सहायता की, इस सारे मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। सो सब तो पहले ਜਿਹੜੇ इस टीम के सहयोगी ने जिन्हों ने इस सारी टीम का हौसला वधाया, इन्हां नूं नाल लैके गए, उन्हां उत्ते गलबात करांगे। पर उस तो पहला मैं तुहानूं दस्सां कि उपासना पाठक ने बड़ियां ही सोहणियां सतरां लिखियां ने, तो मैं चाहुंदा वो इन्हां दी खिदमत च जरूर पेश करां। उपासना पाठक लिखते ने, हिम्मत का ना करो जिक्र, हिम्मत का ना करो जिक्र, जिंदगी से नजरें मिलाने का हौसला रखते हैं, मुट्ठी भर खुशियां ही नहीं उम्र भर के गम पर भी मुस्कुराने का हौसला रखते हैं। क्या बखूब इन्हां ने लिखा है। सो आओ तुहानूं मिलवाने सब तो पहले नीतिश दे नाल जो साइन लैंग्वेज के माहिर ने, एंटरप्रेन्योर ने, जड़ियां सारियां गल्लां नूं इन्हां दियां जड़ियां साइन लैंग्वेज कन्वर्ट करके साडे नाल गलबात करके समझाणगे ते दसणगे किहड़ी जित इन्हां ने हासिल की है। सो नीतिश जी सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, सत श्री अकाल जी नीतिश जी, सब तो पहला तुसी एडा वड्डा जिम्मा चुक्या
ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी हर बात को मैंने साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया है एक्सेसिबिलिटी इनको देने के लिए। तो मैं अभी जो भी मैं बोलूँगा मैं ट्राई करूँगा कि मैं साइन लैंग्वेज में भी उसको मैं इंटरप्रेट करूँ, सो डैट हमारे जो डेफ ऑडियंस हैं और जो हमारे डेफ पार्टिसिपेंट्स हैं ये लोग भी समझ पाए। सर ये जो हमारी टीम सिलेक्ट की गई, टीम हमारी जो सिलेक्ट की गई थी, टीम बनाई गई थी, ये बनाई गई थी IMF के द्वारा, जो कि इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन है। इन्होंने हमारी टीम को इनवाइट किया। इन्होंने बोला कि आप जितने भी चंडीगढ़ में जो भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं जो पहले जिन्होंने BMC की है, BMC स्टैंड्स फॉर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। तो मैं थोड़ा इससे पीछे लेके जाता हूँ आपको। इन 2016 IMF ने 2 BMC कोर्स करवाए थे, जिसमें पहला हमारा जो कोर्स था वो था मनाली में, जिसमें हमारे 30 दिव्यांग बच्चों ने अलग अलग, वो क्रॉस डिसेबिलिटीज़ थी, सारी एक डिसेबल के नहीं थे वहाँ पे, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के, लाइक विजुअली इम्पेयर्ड, डेफ एंड म्यूट पीपल एंड इंटेलेक्चुअल ID वाले, है ना, ऑर्थोपेडिक व्हीलचेयर यूज़र थे, है ना, पोलियो अफेक्टेड जिनके एक पैर में प्रॉब्लम थी। तो हम सब ने सर मनाली में जाकर BMC कोर्स किया। उसके बाद हमने मनाली में ही फ्रेंडशिप पीक है उसको फतेह किया। बैक टू बैक उसके बाद एक कोर्स हुआ हमारा जो कि कश्मीर में हुआ था, और वहाँ पे जो पीक का नाम था वो था तुलियान पीक। ठीक है, तो वो तुलियान पीक को हमें सबमिट किया। तो इन सब बच्चों के पास BMC कोर्स का सर्टिफिकेशन अब हो गया था, माउंटेनियरिंग इन्होंने कर ली थी, सीख लिया था। उस दौरान भी मैं इनके साथ अवेलेबल था, और सारे कोर्स जो भी कोर्स हुआ था उसको मैंने इनको मैंने इंटरप्रिटेशन किया था। तो मेरे पास भी लकीली इनकी थैंकफुल टू देम कि मेरे पास लकीली मेरे को भी सर्टिफिकेट मिलने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। 2 सर्टिफिकेट्स आ गए मेरे पास, क्योंकि ये लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, है ना। ये लोग अगर नहीं होते तो मैं भी वहाँ पे नहीं जाता। तो सबसे पहले अगर मैं माउंटेनियर हूँ तो मेरी माउंटेनियरिंग के पीछे मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। गुड। उसके बाद सर अभी रिसेंटली कीर्ति सर हमारे साथ कनेक्टेड थे, बात करते थे। कीर्ति सर का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कीर्ति सर अभी सेक्रेटरी हैं IMF के, तो वो जानते हैं इन सब बच्चों को, पहले भी हमसे मिले हैं वो। तो अभी रिसेंटली मई में उन्होंने मेरे को पूछा कि हम एक्सपेडिशन करना चाहते हैं, है ना, एक्सपेडिशन हम जाना चाहते हैं, तो आप बच्चों को बोलो कि कौन जाना चाहते हैं। तो मैंने काफ़ी बच्चों के 15 से 20 अलग अलग बच्चों के मैंने नाम उनको दिए कि सर ये लोग इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए। तो आउट ऑफ 20 आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे उसको फिगर आउट किया, उन्होंने बोला कि ये 5 लोग जाएंगे। तो 5 में से ये 4 लोग थे जो अभी अवेलेबल है हमारे साथ, अंजलि, आयशना, रजत और दीपक जैन। एक लड़की है आंगमो जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है और 100% वो ब्लाइंड है, और वो दिल्ली में जॉब करती है बैंक में। अच्छा। अभी आजकल वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए वो गई हुई है, तो वो प्रॉपर माउंटेनियरिंग करती रहती है प्राइवेट एसोसिएशंस के साथ, सेल्फ अपने ग्रुप्स के साथ या IMF के साथ। तो अभी लकीली हमें IMF से हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने बोला 5 लोगों को आप लेके आए और अपनी एक टीम बनाए। तो अंगमो को वहीं से दिल्ली से वो दिल्ली आ गई थी। हम लोग अपनी टीम चंडीगढ़ में हम लोग मिले, मैंने इन सब से बात की, इन सब के नाम मेरे पास आ चुके थे, इन सब की फैमिली वालों से बात की, क्योंकि हमारा ये 25 डेज़ का हमारा एक्सपेडिशन था। ठीक है, तो एक दिन के लिए भी अगर कोई लड़की आपके साथ जा रही है तो पेरेंट्स को बहुत कंसर्न रहते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हर चीज़ मतलब उनके लिए ईजी नहीं है। वो कहते हैं कि आप लेके जा रहे हैं, कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आप जाओगे, हर चीज़, है ना। फैमिली वाले अंजलि के और आयशना के सब कंसर्न थे कि ये कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे माउंटेनिंग। अब सिंस 8 ईयर्स का गैप हो गया था सर, है ना, हमने 16 में किया था। 8 ईयर्स तक हम मिलते थे एजुकेशन से रिलेटेड, बट हम माउंटेनियरिंग की हमने बात नहीं की कभी। बट अपनी अपनी फील्ड में सब अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, अपना वॉक कर रहे हैं या कुछ भी अपने कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बट माउंटेन्स में क्लाइंब इन्होंने नहीं किया था 8 ईयर्स में। तो अभी शॉर्ट नोटिस में हमें बताया गया
लाइक 5 डेज बैक हम 20 तारीख को हम दिल्ली पहुंचे हैं, तो हमें 12 तारीख को बताया गया कि ये 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अलोंग विद नितेश, तो आप सब ने आना है। तो हमारे पास सिर्फ 1 वीक था जिसमें हमने प्रैक्टिस किया थोड़ा बहुत, और हमने टीम बना के हम 20 अगस्त को हम दिल्ली IMF के ऑफिस पहुंचे, कीर्ति सर से मिले और बीमन सर से मिले, जिनका साइन नेम है बीमन विश्वास, ITBP के कमांडर ऑफिसर थे। तो वो हमें मिले, वो हमारी टीम को उन्होंने लीड किया। ही हिमसेल्फ इज एम्प्यूटेड, वो उनका भी एक माउंटेनियरिंग के दौरान उनके फ्रोस्टबाइट हो गया था। अच्छा। तो उनके हाथ पैर की उनकी भी उंगलियां नहीं हैं, डिसेबिलिटी है, 80% डिसेबल्ड है। उन्होंने हमें लीड किया। तो 20 अगस्त से हमने सोच लिया था कि अब 25 डेज के लिए अब ना हम इंटरप्रेटर हैं, ना ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ना ये क्लर्क हैं, अब हम सब माउंटेनियर हैं। उन्होंने हमें पहले दिन ही मिलते हमें बताया कि अब आप माउंटेनियर हो। डोंट थिंक मैं चंडीगढ़ से आया हूँ तो मुझे हाई फाई बन के रोज़ नहाना है, रोज़ मुझे ब्रश करना है, क्योंकि माउंटेन में आपको पानी नहीं मिलेगा, माउंटेन में आपके रिसोर्सेज कम है, तो आपको अभी से वो प्रैक्टिस करनी है। तो हमें 20 तारीख से हमारी जो प्रैक्टिस हुआ, सुबह मॉर्निंग में हम 6 बजे उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, है ना, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर एक्सरसाइज, फिर हम बैग पैक करना, बैग में क्या क्या सामान लेने, हमारे पास क्या सामान है जो हमने लेके जाना है, और उसके बाद हमें कैसे पैकिंग करना है। पैकिंग इन द सेंस मैं आपको बताऊँ मनाली में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जो पैकिंग हुई है सामान की सब वो उन्होंने करी है। उन्होंने हमें बैग ला के दे दिया कि ये बैग वहाँ तक लेके जाना है। बट दिस टाइम हम सब बच्चों ने, हम सब पार्टिसिपेंट ने, इन्होंने खुद अपने बैग और हमारा जो एक सेंटर लोड था, सेंटर लोड मतलब जो टीम का सामान था जी, वो हमने खुद लोड पैक किया। तो हमें पता था इस बैग के अंदर ये सामान है। ਨੀਤਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਉਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ट्रैक नहीं कर सकिया ਤੇ जिथे आ जाके स्पेशल व्यक्ति पहुंचे ने? ओके सर, अभी हम चंडीगढ़ में हैं, तो चंडीगढ़ की जो हाइट है वो है 350 मीटर्स की। दिल्ली की जो हाइट है वो 215 मीटर्स है। तो हम जहाँ लद्दाख की हम माउंटेन में हम गए थे, उसकी जो हाइट थी वो थी 6054 मीटर्स। कितनी? 6054 मीटर्स, माय गुडनेस, है ना। तो आप देखिए हमने इतना लंबा मीटर्स का हमने सफ़र तय किया है, और वो लद्दाख से 250 किलोमीटर अबव एक वैली है, माउंटेन्स वैली है, वैली का नाम है पूगा वैली। अच्छा। तो वो पूगा वैली में हमने अपना बेस कैंप वहाँ पे हमने कंडक्ट किया था। बेस कैंप में हम रुके वहाँ पे, उसके बाद से हमारे सफ़र वहाँ शुरू हुआ। बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, देन सबमिट कैंप। सबमिट कैंप के बाद हमने सबमिट करके फिर वापस से वैसे ही सबमिट कैंप, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 2, कैंप 1, बेस कैंप। ਔਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ टाइम ਉਹਨੂੰ पूरा लगा? सर जैसे 20 अगस्त को हम दिल्ली थे, 1 हफ्ते की हमारी दिल्ली में ट्रेनिंग हुई जी। 26 को हम मनाली थे, 27 को मनाली से हम निकले, 28 को हम लद्दाख थे। 3 दिन हम लद्दाख में रुके, ट्रेनिंग हुई। 1 तारीख से लेकर हमारी जो ट्रैकिंग शुरू हो गई थी, एक्सपेडिशन शुरू हो गया था 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक था। तो 12 दिन हम माउंटेन्स में थे, विदाउट फ़ोन, विदाउट सोने का कुछ, टेंट में हम सोते थे। शाम को 6 साढ़े 6 बजे हम टेंट में चले जाते थे, अंधेरा हो जाता था। सुबह को 5 बजे उठ जाते थे, अपने बैग पैक करते थे, ट्रैकिंग की हम तैयारी करते थे। तो 12 दिन में हमने 3 अलग अलग फेजेस में हमने जो लोकेशंस हैं उसको चेंज किया है। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, सबमिट कैंप। सारा लोड हम लेके जाते थे अपना, रात को हम लोड दोबारा हम पैक करते थे। ये हमारा सफ़र रहा है सर 12 दिन का। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ? सर इसका मैं आपको आंसर करूंगा। मैं बोलना चाहूँगा कि मैं थैंकफुल हूँ हमारे जो लीडर हैं बीमन सर का, क्योंकि उन्होंने हमारी टीम के जाने से पहले 2 महीने पहले जाके वहाँ पे जाके वो रेकी करके आए थे। अच्छा। तो रेकी उन्होंने की ड्रोन्स के थ्रू उन्होंने, कैमरे के थ्रू उन्होंने रेकी की थी, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन टच नहीं हुआ था। तो अकेले वो पहले 4 दिन 3 दिन वहाँ रुक के आए थे। वो सारा वहाँ पे फील करके आए थे कितना वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, हाइट कितनी है।
तो IMF का एक ये प्लान था, कीर्ति सर का प्लान था कि बाकी अलग अलग पीक्स में तो सब लोग जा ही रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी रोड मैप तैयार है ना, वहाँ पे रोप भी तैयार जी। है, वहाँ पे स्पोर्ट सिस्टम आपका तैयार है। हम ऐसी एक्सपेडिशन करें जहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया और वो पहला हो। अभी तक नाम नहीं है, ये पीक का नाम नहीं दिया, अननेम्ड है। अच्छा। नाम नहीं है। इसका जो नाम देंगे वो IMF अलोंग विद SOI, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया, SOI सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी टीम ये सब मिलकर इसका नाम देंगे। ठीक है। अभी नाम दिव्यांग के ऊपर होगा या कैसे होगा वो डिसाइड करेंगे वो लोग। ठीक ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਪਕ ਜੀ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਖੌਫ ਸੀਗਾ? हाँ, दीपक जैन मेरा नाम है जी और ये मेरा साइन नेम है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं जॉब करता हूँ, वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ एज ए क्लर्क। IMF ने मेरे को जैसे इनवाइट किया था तो तब तो मेरे को गूज़बम्प्स हुए थे, बट उसके बाद फैमिली ने मेरे को बोला कि आपने नहीं जाना है, क्योंकि वो उनको एक फियर था कि कैसे हाई ऑल्टीट्यूड कवर करेंगे। बट ये मेरी एक जिद थी और मेरा ये इंटरेस्ट था कि मेरे को करना था। मैंने प्रे की कि येस गॉड विल हेल्प मी और मैं करूँगा। अब जैसे हम दिल्ली पहुँचे सर, दिल्ली में जब प्रैक्टिस हुई, हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई, हमारी मेंटली ट्रेनिंग हुई, तब तक मेरे को कोई फियर नहीं था क्योंकि वो ट्रेनिंग हमारी हो चुकी थी। तो मनाली में भी हमें कोई ऐसा फियर नहीं लगा। बट जब हम मनाली से जब लेह पहुँचे तो लेह पहुँचकर वहाँ पे हमें डिजीनेस, वॉमिटिंग, मेरा एक दिन तो इतना बुरा हाल हुआ सर कि मैं उठ नहीं पाया। आई एम थैंकफुल टू हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्होंने हमें मेडिसिन दी, जिन्होंने मुझे लुक आफ्टर किया, और एक दिन मैंने रेस्ट किया लेह में। उसके बाद हम वहाँ से निकले। अगेन वहाँ पे जब मैंने देखा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, हेडेक हो रहा है मेरे को, बट एक मेरा कॉन्फिडेंस था, मेरा एक ये विल पावर थी कि मेरे को जाना है। जैसे ही हम बेस कैंप में पहुंचे, बेस कैंप में जाके जो हमने ट्रेनिंग की, हमने हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग की। हम जब भी हम चढ़ते थे, अगर हम विदाउट बैग हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम विद बैग विद लगेज हम लेके चढ़ते थे, और जब मैं एक दिन वापस आ रहा था तो मेरी बॉडी में शिवरिंग शुरू हो गया, मेरे पूरे पैर कांपने लग गए और इतनी वीकनेस हुई कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ हो सकता। रात की 1 बजे की बात है सर, रात को 1 बजे मेरे को पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गया, मेरे को ऐसा लगा कि ऑक्सीजन नहीं है। मैंने नितेश सर को मैंने उठाया फटाफट कि नहीं उठो, और मेरे को ये था कि वापस, मेरा ये प्लान था कि वापस जाना है, मेरे को ले वापस जाना है, बेस कैंप में नहीं रुकना। थैंकफुली डॉक्टर थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी। उन्होंने ये प्लान कर रहे थे कि अगर ज़्यादा होता है एक्सट्रीम लेवल में तो ऑक्सीजन भी देंगे, बट समाओ कि मेरे को बड़े टेंट में शिफ्ट किया गया छोटे टेंट से। वहाँ पे मुझे ऐसा रिलीफ लगा मेरे को वहाँ पे, और उसके बाद से हमने फिर ये जो फियर था वो मेरा बेस कैंप तक था वो ख़त्म हो गया। और मैं बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, बट हमने कॉप अप किया और हमने इसको फतेह किया। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ नहीं जा पाया? पर जे हुण तुसी फतेह कर आए हो तो तुहाडा हौसला जिहड़ा हुण वध नहीं गया? अगर मैं नहीं जा पाता सर, बहुत ही दुख होता मुझे, और एक मैं बहुत चिंतित भी होता है क्योंकि मेरे को जाना, मेरे को पूरी टीम के साथ जाना था सर। और ये जो मेरी जो ये थॉट था उसी ने मेरे को हमें जिता के हम लेके आए, क्योंकि मेरे को था कि हम सब दिव्यांग जाएं और अपना एक नाम बना के आए। और मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि अगर हमारे पास वहाँ पे इंटरप्रिटेशन की एक्सेसिबिलिटी भी ना होती तो अपनी बात मैं कैसे बता पाता। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? हाँ सर, बहुत खुशी है मेरे को क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ सर इंडिया में। इट इज़ लाइक कि मैं रोना मुझे निकलता जब भी मैं इसकी बात करता हूँ, और मेरे लिए और हमारी पूरी दिव्यांग जन्स की, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए ये बहुत प्राउड की बात है। इवन तक कि मेरे ऑफिस इसमें सब लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम करके आए, और प्रेज कर रहे हैं मेरी सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगे आना मैं साडे नाल ने रजत ਜਿਹੜੇ ਹੈ मैं दसना चाहांगा कि रजत पार्शली ब्लाइंड है, यानी कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दिखता बट बिल्कुल क्लीयर नहीं दिसता, बहुत घट दिसता, रात वाले नहीं दिखता। जिस तरह हुण असीं सामने बैठे हैं तो भी उन्होंने सिर्फ हल्के हल्के रंग दिखणगे, पर ਜਿਹੜਾ बाकी सब कुछ है वो दिखाई नहीं देगा। बहुत वड्डी चुनौती सी क्योंकि ये बेशक सुन सकते सीगे, बोल सकते सी,
ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਜਤ ਨੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਤ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ? ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸੀ ਮੋਨਿਕਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਵਰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਥੋੜੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ 1 ਤੇ ਕੈਂਪ 2 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬੇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸੋ ਵੀ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਧਰੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੌਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਰਾਤੀ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਈਏ। ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਜਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸੈਲੂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ 18+ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10th+2 ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਰਜਤ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਤੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਤੱਕ? ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲ। ਆਇਸ਼ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਇਸ਼ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ ਹੈ? सत श्रीकाल जी। सबसे पहले मैं IMF का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारी पूरी टीम को वो लेकर गए, और भीमन सर का, नितेश सर का, जितने भी हमारे कोर टीम हमारे कोलीग्स थे, उन्होंने सारा हमें पूरा बताया, हमारे एक्सपीडिशन के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया, एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी उसके बारे में बताया। वो बिल्कुल भी ईजी नहीं था। अब भीमन सर ने हमें पहले दिन ही ये क्लियर कर दिया था कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, हाई ऑल्टीट्यूड होगा, तो तुम अभी से ही
प्रैक्टिस करो, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को अपने एनहेंस करो, एंड्योरेंस पावर बढ़ाओ, खाना तुम्हें बाहर का नहीं खाना है। खाने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शंस थी शुरू से ही, इवन तक कि लेह में जाकर अब मेरे को ये लगता था कि अब जब हमारी ट्रैकिंग शुरू हुई थी कि अभी चलो हम जल्दी अभी पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पे उनका अलग कल्चर था, रूट्स अलग थे, हमारे जो हमारे टेरेन था वो बिल्कुल अलग था, डिफ़िकल्ट था। अब अच्छा ये भी था कि हमें जब हम बेस कैंप लगाते थे हमारे माइंड में हमेशा ये होता था कि अब हमें सबमिट करना है, और हमें कभी भी हमने प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को हमने नहीं देखा। अब जैसे कि जब हम प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे मैंने ये फील किया कि पहले दिन ही वहाँ ऑक्सीजन कमी थी, और बीमन सर ने हमें बोला कि बेशक अपनी पेस में आप चलो बट आपको करना है। जैसे ही हम कैंप 1 पहुँचे सर, कैंप 1 में जाके तो मुझे डिजीनेस हुआ। जब मैंने फिर अपना ऑक्सीमीटर से चेक किया तो हमें पता लगा कि ऑक्सीजन कम है मेरे को, तो मुझे मेडिसिन दी। डॉक्टर जो हमारे मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मैंने बोला उनको कि मेरे को सोना है। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि आप नहीं सोओगे, आप सिर्फ बाहर रुकोगे, कॉफ़ी लोगे आप। मैं वहाँ था, हम सब पूरी टीम ने वहाँ पे मजाक करके मेरा माइंड डाइवर्ट किया, और मेरे को जो एग्जर्शन हुआ था, मेरे को जो एक सिकनेस हुआ था वो ख़त्म हुआ। तो जैसे कैंप 2 में हम पहुँचे सर, वहाँ जाके जो देखा, माउंटेन्स को देखा, जो मैंने वो एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकती आपको। सबमिट कैंप के लिए जब हम निकले, मॉर्निंग 4 बजे हमें बता दिया गया था कि निकलना है, और जब भी हम जैसे निकले फ़ोटोज़ की हमने, वो हमारा एक ऐसा ज़ील था, हमने वहाँ पहुँचना था। और आप यकीन नहीं करेंगे सर, पूरे 6 घंटे लगे हमें सबमिट तक पहुँचने में। और जैसे ही हमें वो सबमिट हमने किया, जो कि हाइट मैं बताती हूँ आपको 6054 मीटर्स में था, और जैसे ही मैंने वो, पहले आपको मैं बताऊँ, जब मैं बेस कैंप में, जब मैं कैंप 2 में थी, जैसे ही मैंने वो हाइट देखी, मैं वहाँ डर गई, क्योंकि वो इंक्लाइन थी बिल्कुल, वो ऐसे बिल्कुल स्टीप थी सर। मगर जब हम वहाँ पहुँच गए सर, वहाँ लगा कि ओ हमने तो फतेह कर लिया। और सीरियसली पहले तो मैं अपने आप बिलीव ही नहीं कर पाई कि क्या मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, और मैंने यहाँ सबमिट कर लिया है। और वापस जाना हमारे लिए बहुत ईजी था, और वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इतना हाई हुआ, वो सब चीज़ थे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी मैं एक्सपीडिशंस करूँ, और नेक्स्ट ईयर में ये चाहूंगी कि मैं एज अ गाइड जाऊं बच्चों के साथ। वाह, बहुत अच्छी सोच है। मैं ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? सर जैसे कि हम देखते हैं कि वीमेंस के लिए तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर ये तब इजी बनती है जब आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हो। तो ये मैटर करता है कि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है। तो मेरी फैमिली ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है सर। फैमिली हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे लीडर्स हो गए, उनका अगर वो सपोर्टिव है हमारे, तो हम कर सकते हैं। अब मैंने कई ऐसे देखे हैं कि बच्चे करना चाहते हैं, लीडर्स उनके साथ हैं, बट उनके घर वाले उनके साथ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि घर वाले साथ दें और अपने बच्चों के सपनों को वो साकार करें। क्योंकि अगर हमारे घर वाले हमें सपोर्ट देंगे, जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं कि अभी मैं प्राउड हूं, मैं इसलिए प्राउड हूं क्योंकि मैं अपने घर वालों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मेरे घर वाले और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, सब लोग बहुत प्राउड हैं मुझे देखकर। और क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि तुमने अचीव किया ये चीज़, और वो मुझे अभी ये अर्ज करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें भी प्लीज़ लेके जाना। तो मैं चाहूँगी कि जैसे मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, बाकी के घर वाले भी करें उनको। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ? हाँ, जैसे सर जब हम घर पहुंचे तो घर वाले बहुत खुश थे, और देख के पहले तो सबने सर हग किया, टाइट हग किया, सबने कंग्रेचुलेशंस किया मुझे, क्योंकि हम सब फतेह करके आए थे। मैंने हर चीज़ उनको स्टोरीज बताई, उनको कैसे कैसे हमने फतेह किया है, क्या हमारे मजाक चलता रहता था। उसके बाद से अगले दिन से मेरे जो जितने भी डेफ सर्कल, डेफ कम्युनिटी के मेरे फ्रेंड्स हैं, सबकी मुझे वीडियो कॉल आनी शुरू होगी। मैंने वीडियो कॉल पे उनको सारा बताया, ऑक्सीजन कमी थी, हाई ऑल्टीट्यूड था, सब लोगों को मैंने फ़ोन में हर चीज़ बताई, और सब लोगों ने बोला कि प्राउड ऑफ यू। मैंने बोला कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ ऑन मी, मैं पूरी टीम के ऊपर मेरे को प्राउड है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਅਵਾਰਡ 5 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
हाँ सर, ये स्टोरी होती है मेरे चाइल्डहुड से। जब मैं 6 साल की थी तब मैंने डांस करना शुरू किया था और मैं डांस करती थी काफ़ी अच्छा। मेरी मदर ने ये रिकॉग्नाइज़ किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया मेरे अंदर कि मेरे एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने मेरे को एक डांस एकेडमी में उन्होंने मेरे को एडमिशन दिया। उसके बाद मैं वहाँ डांस में सीखती थी कैसे डांस करना है। उसके बाद जब मैं 13 साल की हुई तो एक हमें न्यूज़ मिली थी डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से, दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से, कि एक एप्लीकेशंस वो ले रहे हैं डिसेबिलिटी में बेस्ट पर्सनस को। तो हमने अपना सारा डिटेल हमने बना के हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया और लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। और उसके बाद से सर नेशनल अवार्ड भी मेरे को मिला है। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक 21 में भी मेरे को दोबारा एक अवार्ड मिला इन डांस कैटेगरी। तो टोटल 5 बार हमें बुलाया गया है और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स का। और आपने मेरे से पूछा मेरा डोमेन क्या है, आई एम ए डांस टीचर। मैं अभी डांस सिखाती हूँ बच्चों को। अच्छा, वाह, बहुत बहुत खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਜਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੰਜਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाँ, मेरा नाम अंजलि है सर, आपको मैंने बता दिया है। और जैसे कि मैं ये बात बहुत बताऊं कि मैं ना क्रिकेट खेल रही थी, हमारी एक डेफ वीमेन क्रिकेट टीम है। हाँ। और उसी दौरान मेरे को मैसेज आया नीतीश सर का कि यू गॉट सिलेक्टेड इन अपकमिंग कैंप। और मेरे से पूछा गया कि तुम जाना चाहते हो? तो मैंने बोला हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। और जैसे कि सारी स्टोरी आपको बताया कि 20 अगस्त को हम दिल्ली पहुँचे IMF के ऑफिस में। वहाँ ऑफिस को पूरा हमने विजिट किया, सब चीज़ देखी। बीमन सर ने हमें बोला कि सुबह 6 बजे आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की, सब कुछ हमें बताया गया। 1 दिन 2 दिन हम दिल्ली रुके। तो वो जो दिल्ली में जो हमने एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज की, वो बहुत एक्सर्शन था वो मेरे को बहुत एक्सर्शन हुआ। और सारा बताया गया कैसे क्लाइंबिंग करनी है आपको, कैसे आपको सीट हार्नेस बांधना है, कैसे आपको लाइट लगानी है, कैसे आपको हेलमेट सेट करना है। हर चीज़ की हमें इन डीपली हमें ट्रेनिंग दी गई और वो सबको हमें बताया गया 1 बाय 1 कैसे आपको अपना रक्सक पैक करना है, रक्सक में क्या क्या सामान लेके जाना है आपको, है ना, क्या क्या सामान यूजफुल है। तो वो सारा बैग लेकर हम लद्दाख पहुंचे। लद्दाख में जाके हमने रेस्ट किया। जब मैं अगर कैंप की बात बोलूँ, बेस कैंप में जाते ही सर मेरे को पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गया, मेरे को ब्रीदिंग की मुझे प्रॉब्लम हुई। वहाँ पे लकीली डॉक्टर थे, डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दिया और वो मेरी जो पेन थी, जो मेरा एग्जर्शन था, कम हुआ। हम ट्रेनिंग करते थे सर, हमारा ऐसा रहता था, हम विदाउट बैग ट्रेनिंग करते थे, फिर विद रक्सक हम ट्रेनिंग करते थे। तो वो मेरे लिए बहुत ब्रीथलेस मेरे लिए हमेशा हो जाता था। ऐसा लगता था कि हवा ही नहीं आ रही मेरे को, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड प्लस लो ऑक्सीजन, है ना। बट समाउ ट्रेनिंग करके करके हम सब पूरी टीम ने साथ दिया, हमने फतेह किया और हम फतेह करके आए सर। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ जाना? मैं चाहती हूँ सर नेक्स्ट ईयर मैं और एक्सपीडिशन करूँ, ट्रैवलिंग करूँ मैं और यही मेरा एक विश है, मैं मोर ट्रैवलिंग करूँ और मैं एक्सपीडिशंस करूँ। ਔਰ ਅੰਜਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? सर जैसे कि मैं बेस्ट इन स्पोर्ट्स में मेरे को अवार्ड मिला है। सिंस मैं काफ़ी, मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे, काफ़ी मैंने पार्टिसिपेट किया था काफ़ी इवेंट्स में। और हमारे फैमिली वाले बहुत खुश हैं ये अवार्ड लेकर सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया से। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर काफ़ी सफरिंग है, हमारी लाइफ इजी बिल्कुल भी नहीं है, बैरियर हर जगह से है सर। और मैं ये चाहती हूँ कि अचीवमेंट हम करें हर चीज़ में। अब जैसे पहले तो घर वालों को अवेयरनेस ही नहीं है सर, तो हमारी डेफ कम्युनिटी हमें सपोर्ट करती है, वो हमें बताती है कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग चल रही है, ये नेशनल यहाँ पे ये
टूर्नामेंट है, यहाँ पे ये कंपटीशन है, तो अलग अलग गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया सर बहुत बारी, और अलग अलग सर्टिफिकेट्स लिए। तो उसके बाद मैंने फिर डीएड किया सर इन HI, है ना। वहाँ पे एक टीचर थे, वहाँ पे पल्लवी मैडम है वहाँ पे एक, तो उन्होंने मेरे को ये रिक्वेस्ट की थी कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, अपने वो चीज़ें हैं, अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स है अपने बारे में बताओ, अपने बैरियर के बारे में बताओ। तो बैरियर मैंने उनको बताया। तो जब मैं सिलेक्ट हुई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड के लिए, प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए, और जब मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और ये मेरे लिए एक बहुत एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और उसके बाद कि जब मैं वापस आई तो मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हुए ये सब देखकर, अचीवमेंट देखकर मेरी। आइशना, मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ? ਕਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? सर जब मैं छोटी थी, जब मैं हेयरिंग एड यूज़ करती थी, तब मैं ही सोचती थी कि क्यों मैं ही क्यों मैं ठीक तरह नहीं बोल पाती, क्यों मेरी स्पीच अच्छी नहीं है, क्यों मैं मशीन यूज़ करती हूँ। अब क्योंकि स्कूलिंग में सर हमें मुझे कभी बुली किया जाता था, कभी मॉक किया जाता था कि तुम डेफ हो। इवन कि जो हमारे टीचर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव थे। टीचर्स कहते थे कि तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं है, इग्नोर करो उनको, बट मैं समझती थी, है ना। और मुझे फील होता था। फिर मुझे जब मैं पढ़ती थी तो फ्रेंड्स मुझे नहीं थे मेरे। अब जैसे मेरा भाई है, हम दोनों सेम क्लास में थे, तो भाई ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो तब मैं कहती थी कि मुझे भी हेयरिंग बनना है, मैं ऐसी क्यों हूँ। तो मेरे भाई ने बोला नहीं, ये गॉड का डिसीजन है, एंड दिस इज़ नेचुरल, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ लाइक यू आर। और मैं कोशिश करती थी कि मैं मशीन ना यूज़ करूँ, और क्योंकि मशीन से ये रिकॉग्नाइज होता है, मेरी डिसेबिलिटी विजिबल होती है। बट मेरे भाई ने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हें मशीन नहीं, इसको हटाना है, मशीन लगा के रखना है। मैं रोती थी सर, स्टार्टिंग में तो बहुत मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि क्या था ना सर, टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा था, है ना। फिर मैंने जब डांस करना शुरू किया, और डांस में जब मेरी अचीवमेंट स्टार्ट हुई, और मैंने अपनी इस डिसेबिलिटी को अपनी कैपेबिलिटी बनाया, एबिलिटी बनाया, और मैंने देखा कि बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे ये चीज़ जो मैं कर पा रही हूँ। और मेरे भाई ने ये बात बोली कि देखा ना, गॉड हैज सम अदर प्लान्स फॉर यू। तो इसीलिए तुम ये मत सोचो कि तुम एजुकेशन में तुम एक्सेल नहीं कर पा रही हो, तुम एजुकेशन में नहीं कर पा रही हो क्योंकि वो बैरियर है, उसको छोड़ दो, बट तुम डांस में अच्छा कर सकती हो। तो मेरे को ये रिपेंट हुआ बाद में कि मैंने जो कंप्लेंट्स की थी वो गलत थी। मैंने फिर सॉरी फील किया कि भगवान जी मेरे से गलती होगी, और मैं दोबारा ये कंप्लेंट नहीं करूँगी। और मैंने फिर से मैंने जो भी काम किए, हमेशा गॉड को पहले रख कर मैंने काम करने शुरू किए। और लकीली अब आप देखिए, अभी हम माउंटेन हम क्लाइंब करके आए हैं, ये किसकी वजह से है? ये भी गॉड की वजह से है सर, हर चीज़ उनकी वजह से हुई है। तो ये बचपन की बात थी जो मैंने अभी आपको बताई। अब मेरी लाइफ इज़ बेटर है और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ मेरे घर वालों ने सर मुझे एक्सप्लेन करके मुझे बताई कि ऐसे तुम्हें कभी रिपेंट नहीं करना है, कंप्लेंट नहीं करना है, एवरी वन इज़ इक्वल। तो मेरा अब जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है रजत, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਰਜਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ, ਐਮ ਭਾਰਤੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 15 ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇੰਕ ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਹਿੰਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
मन ठीक जाने लगा, मैं फिर उत्थे चंडीगढ़ आ गया। तो मेरी सारी स्टडी चंडीगढ़ तो रही है। मैं फस्ट क्लास ही चंडीगढ़ तो मैंने शुरू की थी। इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सैक्टर 26 चंडीगढ़ तो मेरी स्टडी रही है सारी। +2 तक मैं उत्थे रहा। फिर मैं इधर PGDC च आ गया सीगा। मेरी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स मेरी उसी कॉलेज तो रही है। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ? ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜੇ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। महारत की है बस इस तरह की अपना वधिया जी मास्टर्स हो चुकी है जी, और की हाँ। चीज़ है जी। ਤੇ बस ਜੇ ਕੋਈ job ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी दस सकते हैं, आप अपने तरीके नाल तो मैं दस दांगे, बाकी समझ आने दे उपर डिपेंड ਠੀਕ है ਹੈ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। हमारी एक NGO है शी फाउंडेशन, SHE फाउंडेशन। शी फाउंडेशन में हमें अप्रोच किया, मेरे को अप्रोच किया कि आपको एक रोल देंगे और आपको उसमें उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। अब मैंने ये बोला था कि मैं तो डेफ हूँ, मैं कैसे करूँगा, बट मुझे बताएगा कि इंटरप्रेटर आपकी हेल्प करेंगे और वो आपको बताएंगे। तो सर, मेरा जो रोल था, एक वहाँ पे एक रोल अंदर वोट रोल नहीं, रोल अपना एक्टिंग, इनका बॉस का रोल था, एक बॉस, हाँ, इनके एडिटर, न्यूज़ रिपोर्टर के एडिटर का रोल था इनका, है ना, इनके न्यूज़ रूम के एडिटर का रोल था। ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? हाँ, कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? हाँ सर, मतलब मैं तो कहता हूँ ये गॉड की तरफ से ही मुझे संदेश मिलते हैं, मुझे इनविटेशन मिलते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई होता है, हर चीज़ मुझे मेरी नॉलेज हाई होती है, और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ही हम अपनी नॉलेज और को अपने कॉन्फिडेंस को हम एक्सेल करते हैं, और जिससे मेरे को और एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਿਤਿਸ਼ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟਵਿੰਸ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। यस सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम कोडा, चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट्स, CODA। तो बचपन की अगर मैं बात बताऊँ तो मैंने फैमिली में देखे कम्युनिकेशन बैरियर हमारे मेरे पापा मम्मी के बीच में नहीं था, क्योंकि वो तो साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और सिंस मैं उनका बेटा हूँ तो मैं वो साइन लैंग्वेज समझ पा रहा हूँ। बट जो हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स थे, जो भी लोग थे हमारे एक्सटेंडेड, जो हमारी फैमिलीज थे, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनके साथ जो बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर, वहाँ से मेरे को फील हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। उसके बाद हम स्कूल जाते थे, जैसे जब हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में PTM है और सबके पेरेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरे वहाँ फैमिली वाले नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं अपनी नानी जी को साथ लेके जाता था, क्योंकि नानी जी मेरे हेयरिंग थे, तो वो हमारे साथ, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, मेरे को, मेरे सिस्टर को, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में जहाँ पे जाते थे एडमिशन के लिए, मेरे नाना जी, मेरे नानी जी, हम सब साथ, मेरे चाचा साथ जाते थे, बट वहाँ फैमिली नहीं जाते थे। अगेन वहाँ बैरियर क्या था कि स्कूल के जो इंचार्ज हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो फैमिली से बात नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद ये चलता रहा। 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से एक सेंटर शुरू किया गया 46 में,
यहाँ पे उन्होंने बोला कि वी आर स्टार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग्स एंड उसके लिए हमें इंटरप्रिटेशन करनी है, तो करवानी है। तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप आएँ, आपको साइन लैंग्वेज आती है। अब सिंस पहले सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं थे इसके 2008 तक, साइन लैंग्वेज हमें आती थी, प्लस किसी प्राइवेट NGOs के साथ हम काम करते थे एज अ वॉलेंटियर। तो हमने वहाँ से बात की, वहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिला, वहाँ बेसिक 3 महीने का कोर्स किया। उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट में जॉब स्टार्ट की। तब भी स्टार्टिंग में ही फीलिंग आती थी सर कि बैरियर बहुत ज़्यादा है सर, और बैरियर जो है ना, बैरियर इनके पार्ट पे नहीं है, दे हैव लैंग्वेज, दे हैव देयर एक्सेसिबिलिटी। बैरियर है हमारे हेयरिंग कम्युनिटी के पार्ट पे, क्योंकि हमारे जो हेयरिंग कम्युनिटी है उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती है। अब मेरी फैमिली में डेफ लोग हैं, मेरे अंकल हैं, उनकी वाइफ हैं, टोटल 6 लोग हैं जो डेफ हैं। तो मुझे ये पेन मुझे पता है, बट जिसकी फैमिली में नहीं है उनको ये नहीं पता है, उनको फील नहीं है कि ये डेफनेस क्या होती है, डेफ कल्चर क्या होता है, डेफ बैकग्राउंड क्या होता है। तो मैंने सोचा कि हम इसकी अवेयरनेस करें। सिंस आई एम गोडा, आई नो साइन लैंग्वेज, अब मैं काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम इसकी अवेयरनेस करें, क्योंकि हम ही लोगों को अवेयर करना है। अगर हम नहीं बताएंगे तो हेयरिंग कम्युनिटी को नहीं पता लगेगा। और हमने फिर शुरुआत की 2008 से। मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते 2016 में दिल्ली में ISLRTC से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब गवर्नमेंट ने RCI के कोर्सेज निकाल दिए अब इंटरप्रिटेशन के। तो मैंने जॉब छोड़ी 2018 में, और मैं दिल्ली गया अगेन, क्योंकि मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए था। सर्टिफिकेट पहले भी था, बट अब गवर्नमेंट का रूल आ गया ना, अब आपको RCI की सर्टिफिकेशन चाहिए। तो मैंने सर्टिफिकेशन ली, उसके बाद दोबारा से मैंने जॉब ज्वाइन की। कोविड के टाइम पे हमने शी फाउंडेशन की स्थापना की। शी फाउंडेशन का जो एम है वो साइन लैंग्वेज की उसकी क्वालिटी को एनहेंस करना है, और डेफ कम्युनिटी को, डेफ लोगों को प्रमोट करना है जी। यस। ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਸਲ नहीं कर सकिया? सर मैं चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम लेवल की जो भी अचीवमेंट्स हैं उसमें जहाँ पे डेफ लोग हैं वहाँ पे मैं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं इनको सबको लेके जाना चाहता हूँ। तो हियरिंग कम्युनिटी इनको आगे करें, इनके साथ मैं हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये लोग नहीं हैं। मैं ये लोग मेरे पे डिपेंड नहीं है, मैं इन पे डिपेंड हूँ। तो जहाँ पे ये लोग जाएंगे इनके साथ मैं हूँ। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी हाईएस्ट चोटी है या हाईएस्ट मुकाम है ये लोग हासिल करें, और जब ये लोग हासिल करेंगे उसको इन लोगों का नाम होगा, उसके साथ मेरा नाम होगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਇਹੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤਾ ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। Thank you so much, sir. This is clap for you. ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।